नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ई विद्या लाइव पर और आप देख रहे हैं ई विद्या लाइव का चैनल नंबर 9 और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफ़र में मैं याशु गांधी। और अपने इस रूटीन लाइव में हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 और टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए, पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आइए सबसे पहले आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं पीजीटी केमिस्ट्री मिस मनीषा शर्मा। मैम, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। नमस्कार। तो मैम से हम समझेंगे कि क्या है इस पूरे चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 3। एक बार फिर से बता दूं, हमारे क्लास 9 के बच्चे हैं और टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। तो क्लास 9th है तो आपके पास सब्जेक्ट साइंस है, तो ज़रूर आपके जो टैब हैं या आपका जो पेपर है, पेन है, वो रेडी होना चाहिए और वो होगा भी। तो फिर बिना देर करते हुए, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए चलते हैं मैम की तरफ और समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। और मुझे पता है आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मुझे लगा मैम शैल वी गो बाइलिंगुअल, हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करेंगे सो दैट एवरीबडी कैन बी टेकन केयर ऑफ, राइट। हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग अहेड with this topic which is known as atoms and molecules। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि atoms and molecules की बात हम क्यों कर रहे हैं। Because everything that you see around, अभी आप जहाँ पर भी हैं आप अपने आसपास कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पंखा होगा, लाइट होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। Can you just tell me what are they? आप लोग बोलेंगे मैम थिंग्स हैं। थिंग्स की कैटेगरी में वो क्या है? तो शायद आपका जवाब आएगा मैटर। तो अगर आप स्लाइड पे देख पाएंगे तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हम अभी तक पढ़कर और समझकर आए हैं। तो हमें पता है मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर थिंग। इवन दिस पेन इज अ मैटर, table, rock, water, everything is matter. So when I say that matter is made up of small particles, अब जब मैं बात कर रही हूँ कि पंखा है, लाइट है, तो वो किसी चीज़ के जुड़ने से तो बना होगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के जुड़ने से बना होगा ना। व्हाट आर दोज पार्टिकल्स? दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अभी हम मॉलिक्यूल्स पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटम्स की समझ रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर आप समझेंगे कुछ ये चीज़ें जो आपको स्लाइड पे दिख रही होंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, Dalton's atomic theory. We will be defining what is an atom, the symbols of elements, the atomic mass of elements, molecule, ion, valency, how to write a chemical equation, molecular mass and the mole concept. Let me remind you children, ये concept आपके लिए बहुत important है, बहुत important, क्योंकि अगले साल जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपका शुरुआत ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से होगा। सो इन दैट केस यू नीड टू नो कि एटम्स क्या होते हैं, राइट। लेट अस गो बैक टू अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट द केमिस्ट्री। हमारा फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन था मैटर का, दैट केम फ्रॉम एन इंडियन फिलोसोफर नोन एज महर्षि कानत। He said that entire matter will be called as Padarth. And this matter is divided into several subtopics or subparticles which are known as Parmanu. It is this Parmanu which is known as atoms in English. So ऐसा नहीं है कि ये concept कहीं बाहर से आया है. It was first discovered here itself in our own country in India. इसको फर्दर हमें एक्सप्लेन किया गया पाकुडा कात्यायम से, who was an Indian teacher and a philosopher. And he very rightly and very clearly said that all these particles that we are talking about, that we see, are in various combined form. So if you're able to just imagine an atom, probably you will just be thinking of hydrogen atom. Now just imagine इस हाइड्रोजन एटम को मैं कितने तरीके से जोड़ सकती हूँ और कितने तरीके से फॉर्म कर सकती हूँ so that I have
new compounds, right? So it is this concept of atoms that we are going to go for it. But the story doesn't end here. हमारे पास और philosophers हैं जो ना सिर्फ इंडियन philosophers ने तो of course हमें एक atomic definition दी, but we have other philosophers also whom you are able to see on the screen. So we had these Greek philosophers who suggested that particles, of course every particle is a part of matter and so they cannot be further divided. सबसे छोटा particle जो matter का होगा उसे हम atom कहेंगे. So the concept of atom does not come from the basic understanding of one person. There were several philosophers who were involved in the discovery of atom, and this was a brief history about the concept. Now, do you imagine reactions in everyday life? Yeah? Can you just think of some reactions in everyday life? Of course, when I talk about reactions, probably आप लोग कहेंगे मैम हमें तो उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा, हमें लैब में एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, आज मैं एब्सेंट हो गई, मैम ने मेरी लैब करवा दिया और मेरी क्लास नहीं हो पाई. But just imagine of certain activities which you can conduct at home. Even a simple activity like making up of tea is a chemical reaction. The formation of curd, dahi banana, is a chemical reaction. So all of this, and just think, मैं आपको एक quickly एक task दे रही हूँ, एक assignment दे रही हूँ, just quickly think एक ऐसी activity जहाँ आपको लगता है कि reaction हो रही है और आप अपने आसपास देख पा रहे हैं. I'll tell you one. This lather formation, हम नहाते हैं, soap का इस्तेमाल करते हैं, that froth, that झाग जो आपका बनता है, that is also a chemical reaction. रस्टिंग ऑफ आयरन, आपकी साइकिल कोई घर के बाहर रखी होगी, बहुत दिनों से पड़ी, आपने उसे यूज नहीं किया, आप उस पर एक ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे स्पॉट्स देख पा रहे होंगे. दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन, आई डोंट मीन दैट यू लिटरली हैव टू टॉक अबाउट दोज ग्लास apparatus. Even simple activities in your home is a part of chemical reaction where atoms are being used. Okay, so let's go ahead. Now, when I say reactions in everyday life, I need to tell you chemical reactions होती क्या हैं. Now, at any point of time, when two substances or even one substance undergoes certain kind of change within themselves, a chemical reaction takes place. For example, मेरे आसपास कार्बन है, मेरे आसपास ऑक्सीजन है, so I will simply have a reaction between carbon and O2 and carbon dioxide will be formed. अभी आपने देखा पिछले महीने हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, हम घर पर बैठे हुए थे. क्यों मिल रही थी हमें स्कूल से छुट्टी? छुट्टी तो थी नहीं, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, फिर हम घर पे क्यों बैठे थे? बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट वाज द स्मॉग फॉर्मेशन. अब वो स्मॉग कैसे बना? जितने भी पोल्यूटेंट्स थे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे थे, हार्मफुल गैसेस की फॉर्म में रिएक्शन पैदा कर रहे थे, वो हम इनहेल कर रहे थे. बिकॉज नॉर्मली व्हाट आर वी सपोज टू इनहेल? वी आर सपोज टू इनहेल ऑक्सीजन, बट वी वर नॉट इनहेलिंग ऑक्सीजन, वी वर इनहेलिंग समथिंग else which was very very poisonous. So if you look at the slide, the process by which some substance react to form a new substance is called a chemical reaction. अब जो वो old substances हैं जिनको आप react करवा रहे हो वो हो जाते हैं आपके reactants, and the new product that is being formed, the new compound that is being formed becomes your product. So आपके पास reactants है, आपके पास products है, and automatically आपके पास एक chemical reaction बन गया. इसी को because I said tea making is a chemical reaction. अब आप जरा गैस कीजिए एक टी मेकिंग प्रोसेस में रिएक्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. यू विल ऐड वाटर, you will add sugar, you will add tea leaves, you will add milk. ये चारों इंग्रेडिएंट्स आपके हो गए रिएक्टेंट, एंड फाइनल आउटकम क्या हुआ? एक सिंपल एक प्याली चाय, which is your product. So a chemical reaction is done, a chemical reaction is formed. In this regard, we have a basic law of chemical combination. Why do we call it as a law of chemical combination? जब भी कोई केमिकल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करेंगे तो एक रिएक्शन बनेगा. अब उस रिएक्शन को गवर्न करने के लिए हमें लॉज की ज़रूरत है. हम ऐसे ही विदाउट लॉ साइंस को नहीं स्टडी कर सकते. वी हैव अ प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड. So Lavoisier and Proust, there were two scientists who established these laws. Okay,
there were two laws, law of conservation of mass and law of constant proportion, जिसे हम law of definite proportions भी बोलते हैं. Now, law of conservation of mass is a very basic and simple process where it says कि reactants and products, if you can see my hand, okay, reactants and products will be all together, बराबर होंगे, just like your weighing balance. So, when I have reactants on this side, my product cannot be down or low, they have to be equal. That's law of conservation of mass, which says mass can neither be created nor destroyed. तो जितना मास मेरे reactants में है उतना ही मेरे product में भी बनेगा. Now, in that regard, if you can see on the screen, I am doing a simple reaction between H2 plus O2 giving me H2O. Okay, so I have 2H2 which is 4 grams, oxygen is 16 grams and 2 oxygens means 32. So 32 plus 4 makes it 36 grams and I am getting 2 molecules of water. So 2 into 18 is equal to 36 grams. So if you are able to see, it's 36 and 36 on both the sides. So law of conservation of mass is maintained. बट अब इसी में अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में कहूँ, सपोज आपने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास दूध लिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 2 कप ऑफ टी, क्योंकि आपने तो एक कप लिया है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम पूरा का पूरा 2 कप तो नहीं बनता, थोड़ा सा उससे कम हो ही जाता है. मैं एग्जैक्ट भी लेती हूँ 100 ml पानी और दूध, तो मेरे को 200 ml टी नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपने हीट किया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टैब्लिश हुआ है, फॉर्म हुआ है, बट देयर वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जिसका मास आप कैप्चर नहीं कर पाए, इट इवेपोरेटेड बट इट वाज फॉर्म्ड, सो इट वाज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन. तो आपने जब मेजर किया तो आपने तो 200 और 200 मेजर किया, पर वो कुछ ml ऑफ वाटर वेपर या कुछ ग्राम ऑफ वाटर वेपर जो इवेपोरेट हो गया उसको तो आपने कंसिडर ही नहीं किया. And you clearly said, no, ma'am, the law is not followed. No, the law will be followed. The law is still existing there, but it is just that certain practical things are somewhere not possible under ideal situations. So that is law of conservation of mass. Let's go to another law, which is known as law of constant proportion. Now, it says whenever two elements are going to combine, they are always going to combine in fixed proportion. अच्छा, विद दिस लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू चिल्ड्रन, जब भी आप कभी लॉ लिखें तो आपने लॉ हमेशा वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, आपने कभी भी उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिखना, क्योंकि हमारे जो लॉज होते हैं वो हमारे साइंटिस्ट ने दिया है, वो उनका रिसर्च्ड वर्क है. अगर हम उनकी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके रिसर्च वर्क पर अफेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड. सो लॉज या प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है दैट शुड बी एग्जैक्टली रिटन एज इट इज. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही. और ये एक जैसे हमारे 9th के बच्चे हैं, आगे बोर्ड की तैयारी करनी है, तो ये एक टिप्स भी होती है कि आप उसको इन्वर्टेड करके प्रॉपर उसको कोड के साथ लिखें, कोडिंग में, क्योंकि एक भी शब्द इधर से उधर कहते कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मायने बदल जाते हैं. तो इस टिप्स का भी ख्याल रखना है जो मैम ने आपको बताई. और बाकी एक बार फिर से बता दें, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, हमारे जिन बच्चों ने, उनको बता दें कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और मनीषा मैम जो पीजीटी केमिस्ट्री हैं वो हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंप्लीफाई वे से समझा रही हैं कि एक्चुअली ये है क्या, और बहुत सारे लॉ भी समझा रही हैं. मैम अगेन ओवर टू यू. थैंक यू. सो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये भी क्योंकि मैं नॉर्मली बच्चों को एक बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ, तो मैं आपको भी बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगी. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेज whenever two atoms are combining to form the compound, they are always going to do it in fixed ratio. अब इसका क्या मतलब हुआ मैम? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे, थोड़ा घूम कर आते हैं. आज इंडिया भ्रमण पे निकलते हैं, दिल्ली दर्शन, ठीक है, दिल्ली दर्शन होता है, आज हम भारत दर्शन पे निकलते हैं. तो मैंने आप में से एक बच्चे को भेज दिया राजस्थान, आप में से एक बच्चे को भेज दिया कश्मीर, आप में से एक बच्चे को भेज दिया आसाम, आप में से एक बच्चे को भेज दिया केरला, और मैंने आपसे कहा कि आप लोग सब वहां से एक एक बॉटल वाटर भर के लाएंगे, वाटर विच इज H2O. ठीक है. सो द वंस जो असम गए हैं या कश्मीर गए हैं या राजस्थान गए हैं या केरला गए हैं, व्हेन आई विल रिसर्च ऑन योर वाटर सैंपल्स, सबके वाटर सैंपल का फॉर्मूला H2O ही होगा.
चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर है, वाटर का कॉम्पोजिशन ही यही है. वाटर का कॉम्पोजिशन कहता है देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन. तो वो मैं चेंज नहीं कर सकती. सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग विद 1 ऑक्सीजन एटम, always and forever water molecule will be formed. That is a different story कि वो water ice form में है यानी solid है, liquid है, या water vapor form में gaseous state में. That is a different story. But formula wise, water will always be having H2O. So the ratio between them is always going to be 1:8. अब मैम ये 1:8 कैसे आया? हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन का मास इज 1 ग्राम, सो 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? 2 ग्राम्स. तो 2 को हम रखेंगे न्यूमरेटर में. अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर समझाऊं, सो आपके पास H2O है. सो हाइड्रोजन आई हैव 2. 1 हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1 ग्राम. आई हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2 हाइड्रोजन्स, यानी ये हो गया मेरा 2 ग्राम. ऑक्सीजन आई हैव इज 16 ग्राम. तो मुझे अब इनका रेशो लेना है. इसका मैंने रेशो लिया, this, I will get the answer as 1/8. So ये मेरा रेशियो हुआ. पर अगर मैं एटम वाइज रेशियो की बात करूंगी तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा. पर मैं यहाँ हाइड्रोजन एटम का मास की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर रेशियो लेना है मास की टर्म्स में. सो द रेशियो इज गोइंग टू बी 1:8. And that is why on screen also you are able to see that hydrogen and oxygen are always formed in the ratio of 1:8. अब चाहे आप स्विट्जरलैंड से पानी ले आइए, कनाडा से ले आइए, ऑस्ट्रेलिया से ले आइए, या इंडिया का पानी ले लीजिए, everywhere water is going to have the same ratio, and this is what law of definite proportion explains. With this, we have this very amazing theory which is given by John Dalton. We call it as Dalton's atomic theory. आप ये समझ सकते हैं Dalton's atomic theory is the summarization of all the work done by Greek philosophers, Indian philosophers, and everything that I have explained you so far. So as per it, very clearly John Dalton has said that matter is consisting of indivisible particle which is called as atom. लास्ट फ्रैगमेंट मेरा एटम है. अगर मॉलिक्यूल ब्रेक कर पा रहा है इसका मतलब अभी भी वो एटम्स बना सकता है. एक बार एटम बन गया, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट्स द लास्ट स्टेज, वो आगे नहीं ब्रेक करेगा. ऑल्सो इफ यू हैव सिमिलर एटम्स दे आर गोइंग टू बिहेव सिमिलरली. इफ देर आर डिफरेंट एटम्स दे आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिखाया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी. आपकी क्लास में, आपके स्कूल में जो 9th के बच्चे हैं वो सारे एक ही क्वेश्चन पेपर देंगे ना? ऐसा तो नहीं है 9A अलग क्वेश्चन पेपर देगा, 9B अलग देगा. पर 9th और 10th का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, बिकॉज वो दोनों एलिमेंट्स अलग हो गए. तो अगर एलिमेंट्स अलग होंगे तो एटम्स भी अलग होंगे, प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, और अगर एटम्स सेम होंगे तो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, क्वालिटीज भी सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा. सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग व्हिच जॉन डाल्टन गेव, एंड ही समराइज्ड दिस एंटायर थिंग जो मैंने अभी तक आपको समझाई है. एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर बुक एज वेल एज द पोस्टुलेट्स. तो मैं आपको ये नहीं कह रही आप इसको रट्टा मारिए, पर अगर आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस दैट एटम यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो तो लास्ट फैक्टर है. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बिहेव सेम. वो 9th वाला एग्जाम्पल और 10th वाला एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बताया. एटम्स विल ऑलवेज कंबाइन इन द सेम रेशो, जो मैंने अभी आपको वाटर के एग्जाम्पल से बताया कि आप कहीं भी चले जाइए, वाटर हमेशा फॉर्म होगा तो 1:8 के रेशो में फॉर्म होगा. Atoms are indivisible particles, आप उनको further break नहीं कर सकते. So all of these postulates जो भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, these come under postulates. Postulates are basically the pointers of the theory which the scientist must have provided to you. But there is some problem with this theory. इसको हम बोलते हैं drawbacks of Dalton's atomic theory. Very clearly we are understanding that atom is indivisible. But it was proven later on, which you already must have done in chapter 2, that atom can be further divided into protons, electrons and neutrons. तो अगर मैं कह रही हूँ एटम तो इंडिविजिबल है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे आए?
सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम, दैट वॉज अ ड्रॉबैक विच डाल्टन और उससे पहले के फिलोसोफर्स कुड नॉट आइडेंटिफाई. एंड ऑल्सो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, एक ही एलिमेंट के 2 टाइप के एटम्स है, वो भी अलग हो सकते हैं. अब वो कैसे अलग हो सकते हैं? उसके लिए आपने एक टर्म सुना होगा, आइसोटोप्स. देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड आइसोटोप्स. जैसे मेरा क्लोरीन है. अब क्लोरीन इज वन पर्टिकुलर एलिमेंट जो मेरा 17 एटॉमिक नंबर भी हो सकता, जिसका मास एटॉमिक नंबर तो 17 होता है और मास 35 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है. अब एक ही क्लोरीन के 2 मासेस हो रहे हैं. अब ये कैसे बात हुई? सो इसको समझाने के लिए आई गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्विन. अब मम्मी पापा तो ट्विन्स के सेम ही है ना, पर थोड़ा सा फर्क तो उनमें हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वो आइसोटोप का जो कॉन्सेप्ट था वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. और डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको हम ये समझते हैं कि ठीक है, एटम का एग्जिस्टेंस हम खत्म नहीं कर रहे. एटम अभी भी सिंगल एटम है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. यानी वो एसोसिएटेड तो हैं एटम से, पर उनका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है. मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को अलग से समझना चाहें तो वो नहीं हो सकता. दैट दे विल बी ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम काइंड ऑफ एटम. दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग. हालांकि ये प्रूव नहीं तब हो पाया, इसलिए ये ड्रॉबैक्स पे आया. बट जब आप आगे दूसरी क्लासेस में जाएंगे तो ऑफकोर्स आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उन सब चीज़ों को समझेंगे एंड यू विल बी फीलिंग कि हाँ ठीक है, ड्रॉबैक्स तो थे बट वो समय रहते नहीं समझा पाए, तो हमने उसको और न्यू तरीके से, न्यू थ्योरीज के थ्रू हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सो दैट वॉज द ड्रॉबैक थिंग. नाउ कमिंग टू वॉट आई हैव डन सो फार, आई हैड प्लान कि मैं आज की क्लास में आपको एटम्स कराऊंगी. And because the session is about to end very soon, so let me just give you a recapitulation that what is an atom. So by now you must have understood that everything that you see around is matter. Everything. कुछ भी आप देख लीजिए, कुछ भी आपकी बॉडी से लेके आपके आसपास के माहौल में सब कुछ मैटर है. और मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ एटम. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर का है उसको हम एटम बोलते हैं. सो दैट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. दे आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, कि आप उसको ऐसे नहीं देख सकते. इवन थ्रू माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट सी दे आर दैट स्मॉल. So the size of atom is almost 10 raised to power minus 9 meters. आप समझ रहे हैं minus 9 meters का मतलब? It's 0.000000001. इतना छोटा पार्टिकल वो होता है कि हम उसे समझ ही नहीं सकते. एंड हाइड्रोजन जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसी का एटॉमिक रेडियस. नाउ व्हाट इज दिस एटॉमिक रेडियस? सो अगर मेरा एटम ऐसा सर्कुलर है तो उसके सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट एरिया का अगर मैं रेडियस निकाल लूं, दैट इज माय एटॉमिक रेडियस. अगर मैं सपोज इसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, सो इसके सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज माय एटॉमिक रेडियस. So that atomic radius is very, very, very small that you cannot even measure it. So think about something. एक बार मैं चाहूंगी कि फिर से आप क्लैरिटी से बच्चों को. Okay, so अगर आप ये डिस्क देख पा रहे हैं, so I'm just assuming ये मेरा एटम है, ठीक है? इसका सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो एरिया है, ये एरिया, ये मेरी फिंगर आपको दिख रही होगी. So this is the radius. ये रेडियस हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट का, विच इज द सबसे छोटा एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये है 0.00000000001 मीटर्स. तो आप लगा लीजिए, अगर मैं इससे बड़े किसी एलिमेंट की बात करूंगी, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, तो ये रेडियस कितना ज़्यादा बड़ा होगा. और इतना ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करना, उसको समझना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो येस, ऑफकोर्स द साइज ऑफ एटम्स, मैटर एंड एटम वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेक केयर. ये आपके सामने एक और स्लाइड मैंने शेयर की है जिसमें आपको मैंने कंपैरिजन किया है डेली लाइफ चीज़ों का. इफ़ यू आर एबल टू सी, आपकी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है ना, जिसकी वजह से ब्लड आपका रेड दिखता है, उसका साइज देखिए 10 raised to power minus 8 मीटर्स. एक सैंड ग्रेन, रेत का एक दाना, उसका रेडियस इज 10 raised to power minus 4. एक चींटी का साइज
10 raised to power minus 2. So you can very clearly compare that how these elements, how these substances are varying in the size. तो हमारे atoms का size कैसा होगा, है ना? So and also last to end, we have certain symbols of atoms or elements. Just like you people have your names, you people have your roll numbers in school. Similarly, our elements have their names of course, पर उनके हमने symbols भी दे दिए. इन्हें आप इनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. सो कहीं भी कभी आपको ये सिंबल्स दिखें तो आप उनको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं. आपको ये सिंबल कई बार डेली लाइफ की कुछ चीज़ों में भी मिल जाएंगे. अगर आप फिनाइल वगैरह की बॉटल्स देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे. तो आप उन सिंबल्स को भी पढ़ के थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वो डेंजरस है, नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है या कार्बन है, या वो कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर कॉजिंग है, टॉक्सिक है. सो दीज सिंबल्स आर गिवन टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस इन योर डेली लाइफ थिंग्स एंड इवन इन आवर लैब रिएजेंट्स. ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि ये एक जो ये थ्योरी सिस्टम है, साइंस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने का ये जो साइंस सिस्टम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमारे ब्रेन में भी रिकॉल होता है. और देयर इज़ वन मोर ब्यूटीफुल थिंग कि हमारे स्टूडेंट को, हमारे बच्चों को आपने डेली लाइफ से, रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल दे के बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. ये हमारा शायद बहुत बड़ा चैप्टर अभी कवर अप नहीं हो पाया इस एक सेशन में. हम फिर एक और सेशन में मैम से इस पूरे जो टॉपिक है उसको डिटेल में समझेंगे. लेकिन अभी के लिए मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, इंटरेस्टिंग वे से. थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. थैंक यू. और इसी के साथ एक और ख़ास बात आप सभी के लिए, और वो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है, और वो ये कि 2024-25 वर्ष 2024-25 के लिए जो इंटरनेशनली यानी कि अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट कॉम्पिटिशन यानी जो प्रतियोगिता है उसकी घोषणा हो चुकी है. यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं. अधिक जानकारी और प्रवेश फॉर्म के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारी यानी कि CIET की वेबसाइट, जिसका पता हम आपको बता दें, स्क्रीन पे भी लगातार दिया जा रहा है. ये है www.ciet.ncert.gov.in पर जाएं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं. और ये जो प्रविष्टियां हैं इसको भेजने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 दिसंबर 2024. तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो पूरा कंटेंट है इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं. QR कोड के ज़रिए आप इसके माध्यम से हमसे जुड़िए. और इसी के साथ हमारा लगातार लाइव जा रहे हैं अभी से लेकर शाम के 5:30 बजे तक. लगातार आपको ये लाइव हमारे कार्यक्रम दिखाते रहेंगे. एक नज़र स्क्रीन पर लगातार हमारे ये जो कार्यक्रम है 5 बजे हमारा सहयोग का एक खास कार्यक्रम होता है और 5:30 बजे भी हमारा एक विशेष कार्यक्रम है नीपा से जुड़ा हुआ. इसके अतिरिक्त 4 से 5 हमारा ट्रेनिंग सेशन है और लगातार हमारे आधे घंटे के ये जो अलग अलग क्लास और अलग अलग विषय पे ये लगातार कंटेंट हम लाते हैं आपके यानी अपने स्टूडेंट के लिए, अपने शिक्षकों के लिए और हमारे सारे अभिभावकों के लिए. तो इसी जानकारी के साथ अभी के लिए इस सेशन में इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रसन्न रहिए. नमस्कार.